तू बैठ, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही। कसम खुदा की, मैं चाहता था कि यह सब मेरे साथ कभी ना होता, पर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी, और वो भी ऐसी कि अब नींद से डर लगता है। शुरुआत वहीं से करता हूं जहां सब कुछ शुरू हुआ था, रागिनी से। हाँ, उसी रागिनी की बात कर रहा हूं जो उस पुरानी हवेली में अकेली रहती थी। अब सुन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जो तू सोच रहा होगा। ये हकीकत है, बिल्कुल सच्ची और डरावनी हद तक खौफनाक। मैं और मेरे 3 दोस्त विक्की, सौरभ और मनु गर्मियों की छुट्टियों में गांव घूमने निकले थे। हमने सोचा था शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन सुकून में बिताएंगे। हमारा गांव, जहां मैं पैदा हुआ था, वहां बहुत साल बाद लौट रहा था। गांव का नाम है बड़वा। छोटा सा गांव, पर कहानियों से भरा पड़ा है। हम चारों ने तय किया कि गांव के किनारे वाली उस पुरानी हवेली में ठहरेंगे। सुना था कभी वहां कोई रईस रहा करता था जिसका पूरा परिवार एक ही रात में मारा गया, पर वो तो सुनी सुनाई बात थी, हमने कभी सीरियसली नहीं लिया। पर रागिनी, वो कोई कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। एक साया, एक जिंदा साया। पहली रात जब हम हवेली पहुंचे तो सब कुछ शांत था, इतनी शांत कि डर लगने लगा। विक्की ने हंसी में बात टाल दी, क्या भूत प्रेत से डर गया? मैंने भी हंसकर बात बदल दी, लेकिन दिल के अंदर कुछ चुभा था। हवेली बहुत बड़ी थी, टूटी फूटी दीवारें, खंडहर हो चुके दरवाजे और दीमकों की बदबू। पर सबसे अजीब चीज थी वो तस्वीरें। हर दीवार पर एक लड़की की तस्वीर थी। उम्र रही होगी कोई 22-23 साल। लंबे खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर काली बिंदी। हर तस्वीर पर एक ही नाम लिखा था, रागिनी। मनु बोला, यार ये लड़की कौन है? हर जगह इसकी फोटो क्यों लगी है? मैंने कहा, शायद यही उस हवेली वाले रईस की बेटी रही होगी। पर सौरभ चुप था, बस आंखें गड़ाए तस्वीरें देख रहा था। रात करीब 2 बजे जब सब सो गए, मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने किचन की तरफ गया। जैसे ही किचन का दरवाजा खोला, कोई लड़की पीछे से मेरे कान में फुसफुसाई, पानी मत पियो, वो मर चुके हैं। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा, पर दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने किसी को उठाया नहीं, सोचा शायद वहम हुआ हो, पर नहीं, वह वहम नहीं था। सुबह जब सब उठे, सौरभ का चेहरा पीला पड़ा था। उसने बताया कि उसे रात किसी ने बालों से खींचा। विक्की हंसा, तू ज्यादा मूवी देखता है। पर मनु और मैं अब सतर्क हो चुके थे। दूसरी रात हम चारों ने एक कमरे में साथ सोने का फैसला किया। पर रात के ठीक 3 बजे कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। खिड़की खुली और एक लड़की की हंसी गूंजने लगी, तुम लोग आ गए। मैंने बहुत इंतजार किया। वो आवाज जैसे दीवारों से निकल रही हो। हम चारों डर के मारे कांप रहे थे, पर हिम्मत करके बाहर निकले। और तब हमने पहली बार रागिनी को देखा। वो नीचे आंगन में खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, आंखें बिना पलक झपकाए हमें देख रही थीं। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि एक पल को मन मोहित हो जाए, पर उसकी आंखों में जो स्याही थी वो सीधे रूह तक घुस रही थी। हम पत्थर बन गए थे, हिल तक नहीं पा रहे थे। फिर अचानक रागिनी जमीन पर झुकी और चीख मारी, तुमने मुझे जलाया था ना, अब जलने की बारी तुम्हारी है। उसके साथ ही हवेली की सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हम जैसे किसी अदृश्य कैद में थे। मनु ने चिल्लाते हुए कहा, माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कुछ। रागिनी गायब हो गई, बस उसकी हंसी गूंजती रही। अगली सुबह हम गांव के पुजारी के पास गए। वो सब समझ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने जिस हवेली में रात बिताई वो रागिनी की हवेली कहलाती है। 22 साल पहले उसी हवेली में एक बलि दी गई थी। रागिनी को उसके ही पिता ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने गांव के एक दलित लड़के से प्यार कर लिया था। हम सुनकर सन्न रह गए। पुजारी बोला, रागिनी की आत्मा अब भी उसी हवेली में है। जो भी वहां जाता है उसे वो अपने खेल का हिस्सा बना लेती है। तुम लोग अभी जिंदा हो, इसका मतलब है उसने अभी माफ किया है, या शायद
अभी खेल शुरू ही किया है। हमने फौरन तय किया कि वापस शहर लौट चलें, पर जब हम हवेली से निकलने लगे, मनु गायब हो गया। हमने पुकारा, चीखे, लेकिन मनु जैसे हवा में घुल गया। वो आखिरी बार दिखा हवेली की छत पर खड़ा, मुस्कुराते हुए। उसके ठीक पीछे रागिनी खड़ी थी। हम भागे, जितना भाग सकते थे। अब 5 साल बीत चुके हैं। विक्की पागल खाने में है। सौरभ ने खुदकुशी कर ली। और मैं अब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता। मैं रागिनी को हर रात देखता हूं, अपने सपनों में, अपने शीशे में, अपनी परछाइयों में। वो कहती हैं, तेरा नंबर अभी आया नहीं, तेरा नंबर आखिरी में है। मैं जानता था कि भागकर मैं अपने शरीर को तो बचा सकता हूं, लेकिन जो रागिनी मेरी रूह में उतर चुकी थी, उसे कैसे भागता? उस रात के बाद मैंने शहर लौटकर खुद को घर में बंद कर लिया। कमरे की दीवारें हर रात से सकती थीं, जैसे कोई पास आकर रो रहा हो। हर शीशा, हर खिड़की, हर परछाई सब रागिनी के होने का सबूत दे रहे थे। मैंने मन में ठान लिया, अगर ये सब कभी खत्म करना है तो मुझे फिर से उस हवेली में लौटना होगा। वहां जाना होगा जहां रागिनी की आत्मा अब भी कैद है, या शायद अब राज करती है। 3 महीने बाद मैं अकेला नहीं गया। मैं साथ लाया था रविंद्र शास्त्री, एक तांत्रिक जो आत्माओं से बात करता है। उसकी पहली बात ने ही मुझे झकझोर दिया। जिस आत्मा से तू मिलकर आया है वो साधारण नहीं, वो एक अपूर्ण मृत्यु से नहीं, अधूरी मोहब्बत से जन्मी पीड़ा है। हम शाम के वक्त हवेली पहुंचे। वैसी ही टूटी फूटी हवेली, पर अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। शास्त्री जी ने तंत्र साधना शुरू की, मंत्र, हवन, राख और चौक पूजन। और तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। शास्त्री जी बोले, वो आ गई है। मैंने देखा आंगन के बीचों बीच धुआं बनती एक आकृति, और फिर वो पूरी तरह स्पष्ट हो गई। रागिनी, चेहरा वही था, शांत, पर आंखें इस बार नफरत से भरी थीं। उसने सीधे मेरी ओर देखा और कहा, तेरे साथ का वो लड़का मनु अब मेरा है। वो गया नहीं, उसने चुना मुझे। मैं चीखा, तू झूठ बोल रही है। रागिनी मुस्कुराई और हवेली की एक दीवार अपने आप पिघलने लगी। पीछे एक गुप्त कमरा था, वहां बंधा था मनु, पर अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर काला पड़ चुका था। वो बोला नहीं, बस हंस रहा था, रागिनी की तरह। शास्त्री जी ने हवन से राख उठाई और मंत्र पढ़ते हुए हवेली के चारों कोनों में फेंकी। रागिनी चीखी, उसकी चीख जैसे पहाड़ फाड़ दे। उसने मुझ पर झपट्टा मारा और मेरी छाती में सीधे हाथ घुसा दिया, पर तभी शास्त्री जी ने तंत्र मंत्र से उसे रोक दिया। वो बोला, इसके पास कुछ है जो तुझे चाहिए रागिनी, तेरी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना। मैं चौंका, मेरे पास क्या है? रागिनी बोली, जिसने मुझे जलाया वो तेरा ही पूर्वज था। मैं सन्न रह गया। मेरे दादा, जो गांव के जमींदार हुआ करते थे, वही इस सब के पीछे थे। उन्होंने ही रागिनी को जिंदा जलवाया था, और उस दलित लड़के को, जिससे वो प्यार करती थी, गांव के कुएं में डलवाया गया था। रागिनी बोली, मेरा बदला अभी बाकी है। तेरे खून में वही जहर है जिसने मेरी जिंदगी छीनी थी। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पर तभी शास्त्री जी ने मुझे ताबीज पहनाया। इस ताबीज में उसी दलित लड़के की आत्मा का एक अंश है। रागिनी उससे बंधी है। अगर तू रागिनी से माफी मांगे और उसे उसकी अधूरी मोहब्बत लौटा दे, तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। मैंने आंसू भरी आंखों से रागिनी से कहा, मैं माफी चाहता हूं। मेरे पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तू चाहे तो मेरी जान ले ले, पर मनु को छोड़ दे। रागिनी कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, अगर तू सच में चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उस कुएं में जाकर मेरे प्रेमी की अस्थियां निकाल और उनका अंतिम संस्कार कर, तभी मुझे शांति मिलेगी। हम गांव के सबसे पुराने कुएं पर पहुंचे, वही कुआं जो अब जमींदोज हो चुका था। शास्त्री जी के साथ मैंने खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद हमें एक कंकाल मिला। सीने में लोहे की छड़ घुसी हुई, शायद उसी हाल में उसे जिंदा फेंका गया था।
हमने विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि की लौ आसमान छूने लगी, हवेली की ओर से जोर की आंधी चली। हम भागते हुए हवेली पहुंचे। रागिनी की आत्मा छत पर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं जा रही हूं। तूने मेरे प्रेम को मुक्ति दी, तेरे खून का राण चुक गया। और फिर वो हवा में घुल गई। धीरे धीरे हवेली की दीवारें धंसने लगीं, जैसे उसके साथ उसकी पीड़ा भी मिट रही हो। मनु वापस आया, बिल्कुल होश में, पर कुछ भी याद नहीं। वो सिर्फ इतना बोला, मैंने एक परी को देखा जो आग से बनी थी। तू सोच रहा होगा कि सब खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो रुकती हैं। अगले जन्म, अगले मोड़ या अगले इंसान के इंतजार में। जिस दिन रागिनी की हवेली गिरी, मैं समझा अब सब खत्म है। मनु ठीक हो गया, शास्त्री जी लौट गए, गांव वापस अपने पुराने सुकून में आ गया। पर एक बात जो मैं किसी से नहीं कह पाया, उस रात जब रागिनी ने विदा ली, उसने एक बात मेरे कान में कही थी, तब मैं लौटूंगी, अग्नि से नहीं, प्रेम से, और तब तू भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके जाने के महीनों बाद सब कुछ ठीक था। मैंने लिखना शुरू कर दिया, अपनी आप बीती डरावनी कहानियां, रागिनी की पूरी सच्चाई। लोग मेरे लेख पढ़ते, सराहते, पर मुझे हर बार एक नाम टोकता, रागिनी। और फिर एक रात मेरी जिंदगी में आग फिर लौटी। एक नई लड़की मेरी जिंदगी में आई, नेहा। कहना आसान नहीं, लेकिन जब मैंने पहली बार नेहा को देखा, वो हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसी रागिनी की तस्वीरों में थी। वही बड़ी आंखें, वही माथे की बिंदी, वही धीमी मुस्कान। मैंने इसे संयोग समझा, पर फिर वो भी वही बातें करने लगीं जो रागिनी कहा करती थी। मुझे आग से डर नहीं लगता, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, मैंने तुम्हें जन्मों से खोजा है। मैं सन्न था। नेहा को मैंने रागिनी के बारे में कभी नहीं बताया था, फिर भी वो चीजें जानती थी जो सिर्फ मैं और रागिनी जानते थे। एक रात जब हम दोनों पास के मंदिर गए, नेहा ने मेरे हाथों को पकड़ा और बोली, मैं लौट आई हूं। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने कहा, कौन? उसने मुस्कुराकर कहा, रागिनी,